बॉलीवुड एक्टर सलमान खान साल 2011 में उनकी एक फिल्म आई थी और नाम था बॉडीगार्ड। फिल्म तो बहुत हिट रही, लेकिन फिल्म की रिलीज के कुछ दिन पहले सलमान को एक सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी एक बीमारी की जिसमें करंट लगने जैसा दर्द होता है, चेहरा एकदम झन्ना सा जाता है। इस बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया और ये एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। कहने का मतलब है इसमें बर्दाश्त के बाहर दर्द होता है। पहले के समय में इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। इस बीमारी में इतना दर्द होता है कि लोग अपनी जान लेना चुनते थे। इसी वजह से इस बीमारी का नाम सुसाइड डिजीज़ पड़ गया। मगर अब इस सुसाइड डिजीज़ का इलाज मौजूद है। सर्जरी के बाद सलमान खान भी एकदम ठीक हो गए हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी दर्दनाक बीमारी और इसके इलाज पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है क्या, ये बीमारी क्यों होती है, कौन लोग इस बीमारी के ज़्यादा रिस्क पर हैं और इसे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इट इज बेसिकली ये एक तरह का दर्द होता है जो आपके चेहरे के ज्यादातर एक तरफ आता है। ये बहुत ही शार्प तीखा पेन होता है, जैसे करंट का झटका लगा हो आपको। ज्यादातर ये लोअर हिस्से में, जबड़े के नीचे के हिस्से में, बीच में चेहरे के, या ऊपर, या सारे पूरे चेहरे पे हो सकता है। ये ज्यादातर कुछ सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन जब ये होता है तो ये बहुत ही तीव्र होता है और बहुत हाई इंटेंसिटी का पेन होता है, मतलब बहुत तेज पेन होता है। ज्यादातर मरीज जो भी कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, या तो गाड़ी साइड में लगाना पड़ती है, या कई बार चीजें हाथों से गिर जाती हैं। ये पेन बहुत ज्यादा सीवियर होने के कारण जब इसका इलाज नहीं था, काफी मरीज जो इससे ग्रसित होते थे वो सुसाइड कर लेते थे, इसलिए इसको सुसाइड डिजीज भी कहा जाता था। अब इलाज, रेगुलर इलाज होने के कारण, लोगों में जागरूकता बढ़ने के कारण और इस बीमारी का टाइम पे पता लगने के कारण इसका इलाज संभव है। इसलिए आजकल ये सुसाइड रेट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं अगर हम इस बीमारी को टाइम पे पकड़ लेते हैं। इसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, मतलब कि जो आपकी नस है, जो चेहरे की नस है, जो चेहरे की नस जो सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन तक, टच की नस है, उसको कहा जाता है ट्राइजेमिनल नर्व। और न्यूरोलजिया वर्ड जो है उसका मतलब है नर्व के अंदर कोई भी पेन हो या नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में पेन हो, उसको न्यूरोलजिया किया जाता है। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ट्राइजेमिनल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में जो पेन होता है उसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहा जाता है। अब ये पेन होता क्यों है? इसका मुख्य कारण होता है जहां से ये नस, चेहरे की नस जहां से ब्रेन से निकल के चेहरे पे आती है, उस पर्टिकुलर जगह पे जहां ये ब्रेन से निकलती है वहां पे खून की नस उस पर हमारे ट्राइजेमिनल नस पे फंस जाती है, जिसको मस्कुलर लूप कहते हैं इंग्लिश में। तो ये उस लूप के नस के फंसने के कारण बार बार जो हृदय की धड़कन होती है, जिसको पल्सेशंस कहते हैं, उसके कारण वाटर हैमर इफेक्ट या हैमरिंग इफेक्ट के कारण ये नस डैमेज होने लगती है। और जब हमारे चेहरे की नस डैमेज हो जाती है तो हमारे को ये पेन चालू हो जाता है, जिसको शॉर्ट सर्किटिंग पेन कहते हैं, क्योंकि जो सेंसेशन है आपकी चेहरे की वो पेन के फाइबर से शॉर्ट सर्किट होती है, जिसको हम इम्फेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पेन उठ सकता है या तो आपने कुछ ठंडा खा लिया, या आपने ठंडे पानी से मुंह धो लिया, ठंड का सीजन है, आप आइसक्रीम खाने से, बर्फीली चीजें खाने से, कई लोगों को ब्रश करने से ये पेन होता है। ज्यादातर केसेस में हमारे को मुख्यतः इसका कारण तो पता नहीं होता कि ये क्यों होता है और किस किस को होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे कारण है, केवल वस्कुलर लूप ही नहीं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपके ब्रेन में उस जगह पे जहाँ पे नस है कोई ट्यूमर हो जाए, या कुछ ऐसी बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस से बहुत ही रेयरली दोनों तरफ चेहरे पे दर्द हो सकता है। तो उन बीमारियों के बारे में पता लगा कि उनका ट्रीटमेंट करने के कारण ये काफी हद तक रिलीफ हो सकता है। जब आप हमारे पास में आते हैं तो एग्जामिनेशन के बाद या हिस्ट्री लेने के बाद हमको पता पड़ता है कि ये शायद आपको बीमारी हो सकती है, तो आपका एक MRI किया जाता है। MRI में हम नर्व की बात को देखते हैं, मतलब नस कहाँ से निकल रही है और वो फ्री है कि नहीं, कहीं उसमें कोई कंप्रेशन तो नहीं है। तो ये पता करने के बाद में हम फिर उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ट्रीटमेंट मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो मेडिसिन, जो हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ये दवाइयां नॉर्मली एंटी कन्वल्जेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। ये नसों को शांत करती हैं, तो ये दर्द को कंट्रोल करने में काफी कारगर होती हैं। ज्यादातर पेशेंट्स दवाई खाने से ये दर्द को दबा के रख सकते हैं। दूसरा होता है ऑपरेशन। उन केसेस में जहां पे नस फंसी हुई है या ट्यूमर है या ऐसी कोई चीज है जिसको हटा के परमानेंटली आपको रिलीफ दिया जा सकता है, तो ऐसे में सर्जरी करी जाती है।
बीच का ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या सुई डाल के नस को जला देना या सुई डाल के बलून कंप्रेशन कर देना, जो परक्यूटेनियस टेक्निक है जिसमें आप जगे रहते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जो उम्र दराज है या सर्जरी नहीं झेल सकते हैं, जिनको कोई ऐसे कारण है जिनके कारण सर्जरी पॉसिबल नहीं है, या फिर एमआरआई में आपके कुछ भी नहीं है, आपको कोई कंप्रेशन नहीं है लेकिन आपको फिर भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। उन केसेस में हम ये कर सकते हैं। ये भी टेम्पररी है, कुछ दिनों बाद ये पेन वापस आ सकता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि हम ये कब कर रहे हैं, उसका क्या उचित है। दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट माइट बी अ टेम्पररी मेजर बट इट माइट नॉट क्योर योर डिजीज। मतलब ये क्योर नहीं है, क्योर का चांस सबसे ज्यादा सर्जिकल उसमें। अब सेकंड क्वेश्चन आता है क्या ये सर्जरी सेफ है? आंसर इज यस, नाउअडेज इट इज वेरी सेफ सर्जरी। इसको माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन कहा जाता है। ये बहुत ही छोटे कट से होती है, माइक्रोस्कोप के द्वारा होती है। आजकल एंडोस्कोप के द्वारा भी ये सर्जरी की जाती है केसेस में। चेहरे के पीछे, कान के पीछे एक छोटा सा कट आता है, वहां से जाके जो नस है और जो खून की नस है, ट्राइजेमिनल नर्व और खून की नस के बीच में हम एक सॉफ्ट मटेरियल लगाते हैं, टेफ्लॉन मटेरियल लगा के पल्सेशंस को हम दूर कर देते हैं। तो ऑफेंडिंग आर्टरी है या ऑफेंडिंग खून की नस है, हम उसको दूर कर देते हैं ताकि आपकी नस को रिकवर होने का टाइम मिल जाए। इससे 90% से ज्यादा रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं और ये परमानेंट क्योर का एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपको चेहरे के किसी भी हिस्से में भयानक दर्द होता है, कोई तकलीफ महसूस होती है, तो इसे इग्नोर मत करिए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सर्दियों के मौसम में अर्थराइटिस के दर्द से कैसे राहत पाएं, जानिए डॉक्टर से। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौसम में हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना बहुत आम सी बात है, खासकर उन लोगों में जिन्हें अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस यानी कि गठिया। इसमें शरीर के अलग अलग जोड़ों में सूजन आ जाती है, अकड़न होती है, बहुत दर्द होता है। सबसे ज्यादा असर घुटनों और कूल्हों की हड्डियों पर पड़ता है। अब सर्दियों में अर्थराइटिस के दर्द से कैसे राहत पाई जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर अखिलेश यादव से। डॉक्टर अखिलेश कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में शरीर में खून का फ्लो कम हो जाता है, इससे जोड़ों में अकड़न आ जाती है, उनमें दर्द होने लगता है। इसलिए शरीर को गर्म रखिए, कपड़ों की ज्यादा परतें पहनिए। गर्म रहने से जोड़ों की अकड़न कम होगी। जरूरत पड़ने पर आप हीटिंग पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में लोग एक्सरसाइज करना भी कम कर देते हैं, इससे मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, फिर जोड़ों पर जोर पड़ता है और दर्द बढ़ जाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। आप बाहर जाकर या जिम में एक्सरसाइज करने के बजाय घर पर ही कसरत कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योग या फिर प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है। अर्थराइटिस के मरीजों के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, जैसे अखरोट, चिया सीड्स, अलसी के बीज और फैटी फिश। ताज़े फल और सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। सब्जियों में पालक और मेथी खा सकते हैं। फलों में खट्टे फल, संतरा, नींबू और चकोतरा खाए जा सकते हैं। इनमें विटामिन सी होता है जो सूजन घटाता है। वहीं बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां हैं उनका रिस्क भी कम करते हैं। इसके अलावा डाइट में हल्दी, लहसुन और अदरक शामिल करिए, ये अंदरूनी सूजन दूर करते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें कैल्शियम हो, जैसे कि दूध, दही, चीज़, पनीर और छाछ वगैरह। बीन्स, दालें, अंजीर, टोफू, सोयाबीन, संतरा, मखाना, राजमा और भिंडी भी खा सकते हैं। वहीं पानी खूब पीजिए, पानी जोड़ों में चिकनाई को कायम रखता है। सर्दियों में कम एक्सरसाइज और तला भुना ज़्यादा खाने से लोगों का वजन बढ़ जाता है, इससे जोड़ों पर जोर पड़ता है। इसलिए अपना वजन मत बढ़ने दीजिए। साथ ही अच्छी नींद लीजिए। डॉक्टर की सलाह पर ज़रूरी सप्लीमेंट्स भी खाए जा सकते हैं। हालांकि अगर दिक्कत दूर नहीं होती है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। कैंसर पेशेंट्स को खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जानिए डॉक्टर से। कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसका सही वक्त पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ज़रूरी है एक अच्छी डाइट लेना। दरअसल कैंसर और उसका इलाज शरीर को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार इलाज के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे में कैंसर पेशेंट्स को एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कैंसर के मरीजों की डाइट में क्या क्या होना चाहिए, ये हमने पूछा डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा से। डॉक्टर मनदीप कहते हैं कि कैंसर के मरीज की डाइट कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे उसे कौन सा कैंसर है, क्या इलाज हो रहा है, सेहत कैसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कैंसर के मरीज की डाइट में होनी ही चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, ताकि मसल लॉस ना हो। इसके लिए अंडे, दालें, बीन्स,
नट्स, बीज और मछली खाई जा सकती है। साथ ही ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI कम हो। GI कम होना यानी उस चीज़ को खाने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यानी कि IGF कंट्रोल में रहता है। दरअसल ये IGF कैंसर सेल्स को तेज़ी से बढ़ने और फैलने में मदद करता है। इसलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाइए, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, बीन, सब्जियां और फल। साबुत अनाज में कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे ब्राउन राइस, इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप ओट्स भी खा सकते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। ज्वार खाया जा सकता है, ये सेल्स की मरम्मत में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। बाजरा खाया जा सकता है, ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाता है। अमरंथ खाया जा सकता है, ये कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। डाइट में कीनवा भी शामिल कर सकते हैं, इसमें प्रोटीन और सभी ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, इसे पचाना भी आसान है। सब्जियों में बैंगन, गाजर, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सरसों के पत्ते, शलजम और मूली खाई जा सकती है। वहीं फलों में ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज और पपीता, आलू बुखारा और तरबूज खा सकते हैं। खट्टे फल ज़रूर खाइए, जैसे संतरा और चकोतरा। आप ताज़े फलों का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखें कि सब्जियां और फल अच्छे से साफ़ हों, उनमें किसी भी तरह की गंदगी ना हो, ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना रहे, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में इम्यूनिटी वैसे भी कमज़ोर होती है। तो जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से पका हो, अधपका ना हो। डॉक्टर मनदीप आगे कहते हैं कि कैंसर के मरीज़ के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी हो रही है। जब पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाता है तब शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, यानी शरीर की अंदरूनी गंदगी बाहर निकलती है। मरीज के लिए हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी है, इससे शरीर की अंदरूनी सूजन घटाई जा सकती है। हेल्दी फैट के लिए एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, काजू और अखरोट खाया जा सकता है। साथ ही ऐसी चीज़ों से परहेज करें जिन्हें पचाना मुश्किल हो, जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हो या जिनमें एसिड ज़्यादा हो, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट, तली भुनी चीज़ें वगैरह। खाने में चीनी भी कम से कम होनी चाहिए। इसी तरह नमक और कैफीन भी कम लें। देखिए, कैंसर के मरीज जो भी खाएं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी अपने आप एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।